स्वागत है सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प ही विकल्प में। और मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आज जीएस की इस महत्वपूर्ण कक्षा के अंतर्गत में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पूर्वोक्त परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से काला शीशा भी किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला है कोयला, ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है लोहा। इनमें से किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा? काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है, कोयला की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कोयला को हम लोग काला सोना के रूप में जानते हैं, काला सोना। वहीं हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को हम लोग द्रव सोना के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हो रही है इसमें से? ठीक है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? 1986, 1985, 1993 और 1987 इनमें से कब हुई थी? तो भारतीय वन्यजीव की जब बोर्ड आती है तो ऑप्शन नंबर बी 1985 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, अब एक एक प्रश्न हम जोड़ते हुए चलें। 1986 की चर्चा होती है तो ध्यान रखिएगा दो बातें। सबसे पहले तो ये है, कभी आपसे बात हो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पहला तो यही है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, और दूसरा आपसे कहेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोनों 1986 में थे। 1993 की बात हो तो ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम था ये 1993 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायोप्सी जो टेस्ट है, बायोप्सी टेस्ट वो निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? बायोप्सी टेस्ट किससे जुड़ा? क्या वो एड्स से जुड़ा है, क्या कैंसर से जुड़ा है, क्या टीबी से जुड़ा है, क्या मधुमेह से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। बायोप्सी टेस्ट जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, आज कैंसर की बात करें, कोशिकाओं में अनियमित जो वृद्धि होती है कैंसर का जन्म देती है। ओंकोलॉजी, कैंसर का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है कर्क रोग विज्ञान। कर्क रोग विज्ञान जो होता है ये कैंसर का अध्ययन होता है। ठीक है, एड्स की बात करें तो एड्स किससे होता है? एड्स होता है भैया वायरस से, और एड्स के लिए होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट होता है, टेस्ट उसके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीबी के लिए हम बात करें तो मेटाक्स परीक्षण होता है। मेटाक्स परीक्षण जो है वो टीबी के लिए होता है। मधुमेह की हम बात करें तो मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, है ना, डायबिटीज। ठीक है, अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज के अंतर्गत में लैंगरहेंस कोशिका होती है, उसमें से बीटा सेल से निकलता हुआ है, कमी होती है इंसुलिन हार्मोन की, और इंसुलिन की जब कमी होती है तो डायबिटीज हो जाता है। इस समय अनुवांशिक लोगों की श्रेणी में रखा गया मधुमेह को। आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो है अपना कब किया था? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने अगर कभी बात हो अब, ठीक है, कि गांधी जी ने भारत शब्द ना लगा हो और तब पूछे गांधी जी ने पहला कब किया था, तो गांधी जी ने पहला किया था दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत में। ठीक है, लेकिन भारत में पहला कौन सा पूछ रहे हैं? अब खेड़ा सत्याग्रह ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में था, चंपारण 17 में था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ही था, और दांडी सत्याग्रह था वो 1930 में। ध्यान रखिएगा सब 1900 अंतर्गत में थे। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी जो है चंपारण में गए। चंपारण पड़ जाता है भैया बिहार में, है ना, बिहार में पड़ता है। और 3 कठिया प्रथा चल रही थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए अनिवार्य किया गया था। गांधी जी बुलाए गए, आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया हुआ है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेज़ों को अपना जो लक्ष्य था बदलना पड़ा है, और इस चीज़ से खुश होकर के, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से खुश होकर के गांधी जी को, इसी चंपारण सत्याग्रह से खुश होकर के टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी हुई है। ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो जवाब दीजिएगा, टैगोर जी ने दी हुई है, इसी से खुश होकर के। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय असंतोष का जनक निम्नलिखित में से किससे कहा गया है? ठीक है, क्या एनी बेसेंट थी, दयानंद सरस्वती थी, बाल गंगाधर तिलक से सरदार पटेल थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताते हुए चलें, एक पत्रकार था उसका नाम था बेलेंटाइन सिरोल। बेलेंटाइन सिरोल एक पत्रकार रहा है ये, बेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, आप सुन लीजिएगा इसको ध्यान से, बेलेंटाइन सिरोल। बेलेंटाइन सिरोल ने अपनी एक पुस्तक लिखी
उस पुस्तक का नाम था भैया इंडियन अनरेस्ट नामक एक किताब लिखी है। और उस किताब में उसने लिखा कि भारतीय असंतोष के जनक केवल बाल गंगाधर तिलक ही नहीं थे बल्कि आर्य समाज भी था। आर्य समाज, दोनों को ध्यान में रखिएगा। अपनी इस पुस्तक में वैलेंटाइन्स रोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को दो के दोनों लोगों को क्या कहा है, दोनों लोगों को उसने कहा है कि वो भारतीय असंतोष के क्या थे, जनक थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपको दूसरा बता देते चले हैं। एनी बेसेंट की बात करें, ध्यान रखिएगा, कॉमनवील और यंग इंडिया, ये दो पत्रिकाएं जो थीं, कॉमनवील और यंग इंडिया, ये एनी बेसेंट की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी हुई है। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का एक प्राचीन नारा था। ठीक है, तिलक जी की बात करें तो तिलक जी के बारे में दो चीज़ें हैं, ऊपर आप लिख लीजिएगा यहीं से। तिलक जी के बारे में सबसे मेन जो फैक्टर था वो केवल एक ही चीज़ का था, और वो है उन्होंने पत्र लिखा हुआ है। एक पत्र है इनका केसरी और दूसरा था इनका मराठा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइगर जो प्रोजेक्ट है भारत में वो 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, आपसे कभी बात कर लें कि ये तो टाइगर की बात है, कभी पूछ लें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कभी 1973 में हुई थी। ठीक है, और वो रामनगर नैनीताल में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हो रही भैया वहीं से हो रही है। राजेंद्र सिंह की हम लोग बात कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटेकर, कैलाश सांखला की, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सांखला। राजेंद्र सिंह को ध्यान रखिएगा, जैसे इनको टाइगर मैन कहते हैं वैसे इनको वाटरमैन कहते हैं। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन का मतलब पानी वाले बाबा, जल पुरुष, राजस्थान के रहने वाले थे। मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और रामदेव मिश्रा की हम बात करें तो ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक थे भैया, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं रामदेव मिश्रा। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? ठीक है, तो आपको पहले तो ये बता दें कि कब हुआ था, 1929 के अंतर्गत में। और 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था भैया लाहौर के अंतर्गत में। और जवाहरलाल नेहरू की इसकी अध्यक्षता थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में रखा हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? हमने इसका उत्तर आपको पहले ही बता चुके हैं कि बारदौली सत्याग्रह एक किसान सत्याग्रह था, 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये अपने आप में किसान सत्याग्रह था। और यहाँ की जो महिलाएं थीं, बारदौली सत्याग्रह की जो महिलाएं थीं, इन महिलाओं ने डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो आप बताइए। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो यहीं की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो निम्नलिखित में से किसका कथन है? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती। इसकी पहले वर्णन हमने आपको बता दिया। बैक टू द वेदाज किसका था? ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे, है ना, विवेकानंद जी के गुरु थे। विवेकानंद को हम दक्षिणेश्वर का संत, ध्यान रखिएगा, एक तो हिंदू नेपोलियन कहा जाता था इनको, हिंदू नेपोलियन, और दूसरी बात थी दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता था। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी, बड़ी फेमस थी, वो उनकी किताब का नाम था गुलामगिरी। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है, इसको भी जानकारी रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नोवाखली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपको बताते चलें, नोवाखली में 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के अंतर्गत में गांधी जी कहाँ थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें गांधी जी कहाँ थे? वो नोवाखली में थे। और नोवाखली कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। क्या हो रहा था? सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, इसलिए गांधी जी वहाँ पर थे। आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है? एक भूमि से संबंधित एक व्यवस्था रही है, इसकी शुरुआत हुई थी 1793 के अंतर्गत में। 1793 में एक ऐसे व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की थी जिसे भारत में पुलिस सेवा और भारत में सिविल सेवा, पुलिस सेवा और सिविल सेवा, इन दोनों का जनक कहा जाता है। ठीक है, नाम को बात कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है भैया वो है गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गाजीपुर में जगह पड़ती कैथी, कैथी में गोमती नदी मिल जाती गंगा से, और गाजीपुर का मतलब काशी की बहन।
आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे इसमें से। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। सरोजिनी नायडू की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है, ये गांधी जी की सबसे प्रमुख सहयोगी के रूप में रही हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल रही हैं। लाला लाजपत राय की हम लोग बात करें तो लाला लाजपत राय जो थे वो भगत सिंह के एक गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। और इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता था, शेर ए पंजाब यानी कि पंजाब केसरी। पंजाब नेशनल बैंक जो थी उसकी स्थापना में एक अहम रोल इनका रहा है, ठीक है ना। सी आर दास की बात करें तो चित्तरंजन दास ने, आप ध्यान के रखिएगा 1923 के अंतर्गत में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके एक स्वराज पार्टी का गठन किया हुआ है ना। स्वराज पार्टी का गठन 1923 के अंतर्गत में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के इलाहाबाद के अंतर्गत में किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? औला आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू और कल्पना दत्त। इनको काट दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का मतलब ध्यान रखिएगा 1930, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे भैया लंदन में। और उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था मैकडोनाल्ड वहाँ पे था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो 31 पूछ रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था, वो पूछ रहे हैं कि चूँकि गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, गांधी जी एस राजपूताना जहाज़ से वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कैस्टन हॉल वहाँ पे रुके, बेन किंग्सले हॉल है वहाँ पे रुके हुए थे। तो जो 31 में थे गांधी जी की परम सहयोगी कौन रही है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये जुटी हुई थी, ध्यान रखिएगा, जुड़ी हुई थी। और सुचित्रा कृपलानी की हम बात करें तो आपको ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में, उत्तर प्रदेश में ये पहली जो है यहाँ के मुख्यमंत्री रही हैं महिला सुचित्रा कृपलानी जी। औला आसफ अली की बात करें तो हमेशा प्रश्न आता है कि 1942 में औला आसफ अली का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो आप बताइएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे बढ़ रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध की जो अवधारणा रही है निम्नलिखित में से किसने लागू की हुई है? क्या अकबर की अवधारणा थी, औरंगजेब की थी, शिवाजी की थी, बालाजी की थी? ध्यान रखिएगा गुरिल्ला युद्ध नीति की जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी शिवाजी के साथ में। 2 ही युद्ध नीति थी, पहला था, एक थी गुरिल्ला युद्ध नीति बड़ी फेमस थी इतिहास में, और एक था तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति बाबर की, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए होलकर, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी राजपूत और ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। ध्यान रखिएगा एक शब्द हमारे याद रखिएगा और उस शब्द का नाम है चंद खजूर। चंद खजूर एक शब्द याद रखिएगा। चंद खजूर का मतलब ये होता है, जब जब आपको याद रहेगा, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब जब खजुराहो की बात आएगी तो चंदेलों की बात हमेशा आएगी, है ना। और खजुराहो में एक बड़ा फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का, कंदरिया महादेव का मंदिर है, नाम से ही स्पष्ट भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो में खोला गया है भारत का पहला हीरा संग्रहालय। भारत का सबसे पहला हीरा जो संग्रहालय वो खजुराहो के अंतर्गत में ही खोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा, ध्यान रखिएगा पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने देशों की टाइम को सेट करने के लिए एक मानक समय अपनाते हैं, है ना। तो ग्रीनविच एक रेखा है, ग्रीनविच रेखा जो है 0 अंश देशांतर है, ठीक है, जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। तो ग्रीनविच वेधशाला चूँकि इंग्लैंड के अंतर्गत में है, तो वहाँ से जितने देशांतर हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं 4 डिग्री का अंतर में 4 मिनट का जो अंतर होता है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 82 अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 82 अंश जो पूर्वी देशांतर है, यानी कि हर देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। 82 को आप 4 से गुणा करिएगा, आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को जब 60 से आप भाग करिएगा, मिनट में इसको परिवर्तन करिए घंटे में, तो आपको निकल के आएगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे। एक प्रश्न बन जाता है कि भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आप बताइएगा 5.5 घंटे आगे है, यानी कि अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम को 5:30 बज जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का 2.4% है। भारतीय तटरेखा की बात करें तो ध्यान रखिएगा तटरेखा का मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं। भारत का जो एरिया है प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसकी बात कर रहे हैं।
तो दो बातें हैं, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं मिलाएंगे तो 75-16.6 75-16.6 किलोमीटर है भारत की तटरेखा। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर पड़ेगी। इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा अगर वाला कोई राज्य है तो वह है गुजरात और सबसे छोटी है गोवा के साथ। आगे बढ़ रहे हैं। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धौलागिरी है, कंचनजंगा है, केटू है, नंदा देवी है। ठीक है, तो दूसरे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आप समझ लीजिए, पहला कौन सा है? एवरेस्ट है। पहला है एवरेस्ट। एवरेस्ट का मतलब एवरेस्ट पड़ जाता है नेपाल के अंतर्गत में, 8,848 मीटर है, सागर माथा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो एवरेस्ट की बात करें दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? तो सही उत्तर होगा केटू। केटू कहाँ पड़ती है? केटू पड़ती है आज की डेट में भैया पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है, ठीक है, केटू वहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय का विस्तार काराकोरम श्रेणी, उसमें केटू चोटी है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन है ना, और वो पीओके का एक हिस्सा है। ये है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भी केटू है। ठीक है, और ये जो केटू है ये दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कंचनजंगा जो चोटी है, इसका नंबर आता है। कंचनजंगा पड़ जाती है सिक्किम में। भारत की मुख्य भूमि में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है, 8,598 इसका है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे जो चोटी निकल के आएगी वो है नंदा देवी। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? हिमालय के 3 हिस्से, एक बृहद हिमालय है, एक मध्य हिमालय, एक लघु हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, सॉरी। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत में एक ठंडा रहे, पहले तो आप इसको समझिए, आपको अभी उत्तर पता चल जाएगा। सतपुड़ा कहाँ है? सतपुड़ा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत में। ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में बसा हुआ सतपुड़ा। अरावली की हम बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन जो पहाड़ी है वो अरावली है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये राजस्थान में है। विंध्याचल की हम लोग बात कर रहे हैं तो विंध्याचल उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देता है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ जाता है? ये यूपी प्लस एमपी के बॉर्डर पर है। अब आप बताइए कि हिमालय के अंतर्गत में एमपी में हिमालय, राजस्थान में हिमालय, यूपी में हिमालय नहीं है, तो यानी कि उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये भारत का ठंडा जो है वो रेगिस्तान। आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक बात आपको बताते हुए चलें। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मई को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अगर आपसे पूछ लें कि जैव विविधता अधिनियम कब होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि वो मनाया जाता है 2002 में। ठीक है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य के अंतर्गत में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया है? ध्यान रखिएगा, सवाल को बदल देते हैं, सवाल पूछते हैं अकबर ने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया हुआ किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया है? तो ध्यान रखिएगा, ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कहाँ भी है? बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में बहाउद्दीन ने बसाया हुआ था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया हुआ है, आगरा में है, तो बुलंद दरवाज़ा वहीं पड़ जाता है। ठीक है, बड़े इमामबाड़े की हम बात करें तो बड़ा इमाम पड़ता भैया लखनऊ, नवाबों और बागों का शहर। जामा मस्जिद 2 जगह पे है, एक है नई दिल्ली के अंतर्गत में, नई दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया है, और दूसरी पड़ जाती है आगरा में। और आगरा में जो है वो शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा ने जामा मस्जिद वहाँ पे बनवाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा रही है वो क्या रही है? एक शब्द आपको बताते चले, उसको ध्यान में रखिएगा। शब्द है दख्खत सलम। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सा सिंपल सा शब्द है, याद रखिएगा। दख्खत सलम का मतलब ये सल्तनत कालीन जो राजवंश रहे हैं, सल्तनत कालीन जो मुस्लिम वंश रहे हैं, इन वंशों की ट्रिक है। दा का मतलब दास वंश, खा का मतलब खिलजी, ता का तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी, मा से मुग़ल। ध्यान रखिएगा, इनकी 2 खासियत है। एक तो सैयद से लेकर यहाँ के जो शासक रहे हैं उनका जो शासन रहा है वो दिल्ली के आसपास रहा है। दूसरी आपको बताते चले, दख्खत सलम में जितने भी वंश निकल आए हैं उनकी जो भाषा रही है भैया वो पर्शियन रही है, यानी पारसी भाषा थी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से बीबी का जो मकबरा है वो किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा आपको बताते हुए चल रहे हैं। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब
औरंगजेब की पत्नी, उसका नाम था राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी, आप सुनते हुए लिख लीजिएगा। राबिया उद दौरानी का मकबरा है। इस मकबरा है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को आपको बताते हुए चल रहे हैं। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहते हैं। इसी मकबरे को काला ताजमहल कहते हैं। इसी को गरीबों का ताजमहल कहते हैं। इसी को दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। इसी को ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। और आप समझ सकते हैं कि बीबी का जो मकबरा पड़ेगा वो पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। और औरंगाबाद पड़ जाता है भैया महाराष्ट्र के अंतर्गत में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी तूतीय हिंद के रूप में जाना गया है। तो आपको बताते चलें, तूतीय हिंद के रूप में उसे माना गया है। तूतीय हिंद का मतलब भारत का तोता। ये उसे माना गया है जिसे भारत में सितार और तबले का आविष्कारक माना गया है। सितार और तबले का आविष्कारक माना गया है। भारत में कव्वाली का जनक माना गया है। खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली में कविता लिखने का जो श्रेय जाता है, खड़ी बोली में कविता लिखने का श्रेय वो जाता है ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको बता दें, जानकारी इसके लिए बाद में होगी। राज तरंगिणी जो किताब रही है उसका जो संबंध रहा है वो कश्मीर के इतिहास से रहा है। 2 भाइयों के द्वारा रचित लिखी गई है। कुछ अंश लिखा है बिल्हड़ ने और बाकी जो अंश रहे हैं वो किसने लिखा है, कल्हड़ ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलवर्नी जो था वो गजनवी के समय था, गजनवी के समय ने। और इसकी एक किताब बड़ी फेमस है, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, जिसे कहा जाता था तहकीक ए हिंद, है ना। ये अलवर्नी की बड़ी प्रसिद्ध किताब रही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति जो रहेगा वो अलवर्नी ही रहेगा, महमूद गजनवी के समय में। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी। ठीक है, तो हिंदी संगीत की रचना की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा। अब कैसे हम इसको समझ करेंगे। शाहजहाँ का जो काल था वो स्थापत्य यानी कि वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा गया। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, बाबर छोड़ दीजिए। अकबर का जो समय था वो साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। बाबर तो बागवानी का बड़ा शौकीन था, बागों का राजकुमार कहा जाता है बाबर को। तो साहित्य किसने किया हुआ, ध्यान रखिएगा। मुग़ल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी। गलती मत करिएगा, हिंदी संगीत की रचना की थी, गीत की रचना नहीं की है। उसका रीज़न ये आपको बताएं क्योंकि अकबर जो था वो अनपढ़ था, है ना, अनपढ़ शासक था। आपसे प्रश्न पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल बादशाह अनपढ़ है, तो आप बताइएगा अकबर ही था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो किस देश के संविधान से लिया जाता है। प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको बता दें, भारत में जो व्यवस्था रखी गई है और राज्यसभा की व्यवस्था रखी गई है। राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला साहित्य समाज सेवा का अनुभव होता है, उन्हें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान में जो ऐसी व्यवस्था लिखी गई है वो आयरलैंड के संविधान से हमने ली थी, है ना। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन ले लिया, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है। अमेरिका की हम लोग बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार सबसे विशेष रूप में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची वैसे भी भारतीय संविधान की 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। एक संघ है, एक राज्य है, एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पर बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। लेकिन समवर्ती सूची का मतलब इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र को दोनों होता है। लेकिन अगर कानून का विषय बिल्कुल समान हो जाएगा तो जो केंद्र के कानून होंगे वो मान्य होंगे और राज्य के कानून पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, तो आप बताइएगा जापान से लिया गया है। ठीक है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अब चूँकि कनाडा है तो कनाडा से ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षण है इनके,
संघात्मक जो विशेषताएं हैं वहीं से ली गई है। जापान की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद का जो प्रावधान है वो जापान से ही लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो भी जापान से ही ली गई है। बूढ़ों का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित किया। इसका जवाब हम आपको पहले दे चुके हैं। कब जवाब आएगा तो आप बताइएगा 1986 में। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, तिलहन 1986 में बहुत सारे सवाल बनेंगे, किसी दिन चर्चा की जाएगी। तिलहन प्रौद्योगिकी जो मिशन है उसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। हमने 2 पहले जाना, पर्यावरण उपभोक्ता, और आज हम लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की बात है। 1972 की हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1972 की जो कि चर्चा हो रही है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो दिया नहीं गया लेकिन ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर बात हो तो 1972 में, और अगर बात हो वन संरक्षण की बात हो तो ध्यान रखिएगा 1980 के अंतर्गत में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को, कई सारे डेट है, इसको याद रखिएगा। 1984 एक डेट दी गई है। 1984 में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा हुआ राकेश शर्मा ने, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 में उन्होंने यात्रा की थी। तो आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, प्रातिनिधिक है, अध्यक्षीय, तानाशाही है? आपको बताते चलें 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर जनता जो होती है, जनता वो प्रमुख का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव जो है जनता अगर डायरेक्ट वोटिंग करेगी, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भारत के जो लोग होते हैं, विशेषकर जनता, ये डायरेक्टली जो है अमेरिका की जनता भाग लेती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन भारत के साथ कैसा है? भारत है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, है ना। ध्यान रखिएगा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, एक तो ये बात निकल के कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो यहाँ पे होती है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सवाल इस परिप्रेक्ष्य में पूछा नहीं गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उन्होंने पूछा प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रातिनिधिक नहीं होता, तानाशाही बिल्कुल नहीं है। तो आप जवाब क्या लगाइएगा? भारत में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो रही है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा। जीएस की अगली क्लास के अंतर्गत में हम लोग पुनः मिलते हैं। ठीक है, सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।